मेरा बाप मेरे हर ख्वाब की तबीर पाने के लिए खुद को मिटाता रहा। कभी दफ्तर में ओवर टाइम लगाता तो कभी भूख प्यास भूल कर काम करता। लेकिन मैं अंधी हो चुकी थी। मुझे सिर्फ अपने ब्रांडेड सूट और नए मोबाइल से मतलब था। अब्बा के बदन पर लगे थकन के जख्म मुझे कभी नजर ही न आए। फिर एक दिन मैं अपनी सहेली की पुरतैश गाड़ी में बैठी जा रही थी कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी और सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे अब्बा वहां। मैं शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मेरी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ ऊंचे ख्वाब देखने वालों की आंखों में होती है। मेरा नाम अलीजा है और सच तो ये है कि मुझे अपनी इस छोटी सी दुनिया, इस तंग गली के 2 कमरों के मकान और अब्बा की इस मामूली सी क्लर्क की नौकरी से हमेशा चिढ़ रही थी। मेरी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी होकर वो अपने घर की हो चुकी थी। अब घर में सिर्फ मैं थी, अम्मा थी और अब्बा, जो सुबह एक पुरानी सी साइकिल पर फाइलें लाद कर दफ्तर जाते और शाम को थके हारे लौटते। लेकिन मुझे उनकी थकन से क्या लेना देना। मुझे तो वो ब्रांडेड सूट चाहिए थे जो मेरी कॉलेज की सहेलियों के तन पर होते थे। मुझे वो महंगे स्मार्टफोन चाहिए थे जिनकी स्क्रीनें मेरी किस्मत से ज्यादा रोशन थी। अब्बा, मुझे नया फोन चाहिए। पिछला वाला हैंग होता है। सहेलियों के सामने निकालते हुए शर्म आती है। मैंने एक हफ्ते शाम नाश्ते की मेज पर नवाला तोड़ते हुए कहा। अम्मा ने माथे पर तेवरी चढ़ाई। अलीजा, होश के नाखिन लो। तुम्हारे अब्बा के क्लर्क की तनख्वाह में महीने का राशन मुश्किल से आता है और तुम हो कि आए दिन नई फरमाइशें दाग देती हो। मैंने मुंह बसोरा। तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी जिंदगी इन बसीदा दीवारों में गुजार दूं? अब्बा, अगर आप नहीं लेके दे सकते तो साफ मना कर दें। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगी। मैं जानती थी ये मेरा सबसे बड़ा हथियार है। अब्बा मेरी उदासी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उन्होंने अपनी ऐनक साफ की। उनकी आंखों के गिर्द हल्के और गहरे हो गए थे। वो धीमे से मुस्कुराए। बेटी परेशान ना हो। तुम क्लर्क की बेटी हो तो क्या हुआ? तुम्हारे ख्वाब तो शहजादियों वाले हैं। मैं करूंगा कुछ इंतजाम। अगले 15 दिन अब्बा घर देर से आए। उनके कपड़ों पर गर्द होती थी और चेहरा मुरझाया हुआ। लेकिन मेरी बला से मुझे तो बस अपना फोन चाहिए था। और फिर एक शाम उन्होंने वो डिब्बा मेरे हाथ में थमा दिया। मेरी खुशी का ठिकाना ना था। मगर मैंने ये नहीं पूछा कि अब्बा, ये पैसे कहाँ से आए। कुछ दिन बाद मेरी एक सहेली की बर्थडे पार्टी का तस्करा हुआ। अब्बा, मुझे इस बार मॉल से वो 5,000 वाला डिजाइनर सूट लेना है। मैं मकामी बाजार के सस्ते कपड़े नहीं पहनूंगी। सब मजाक उड़ाती हैं। अब्बा पहले मुझे करीबी बाजार ले गए। बेटी देखो, यहाँ भी तो अच्छे कपड़े हैं। मैंने वहीं सबको इस सामने पैर पटक दिए। आपको पता है वहाँ किस क्लास की लड़कियां आएंगी। मुझे वहाँ ले चले वरना मैं नहीं जाऊंगी। मजबूर होकर वो मुझे शहर के सबसे बड़े मॉल में ले गए। वहाँ की चकाचौंध देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने एक महंगा रेशमी जोड़ा पसंद किया जिसकी कीमत 5,000 थी। अब्बा ने अपनी जेब टटोली। उनके हाथ शायद खाली थे। उन्होंने दुकानदार से कहा, भाई, ये जोड़ा रख लो, हम कल आकर ले जाएंगे। घर वापसी पर मैंने पूरा रास्ता अब्बा से बात नहीं की। मेरा दिल टूट गया था। मुझे लगा जैसे मेरी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अम्मा ने फिर टोका, अलीजा, इस शख्स का हाल तो देखो। वो तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए अपनी जान मार रहा है और तुम हो कि शुक्रगुजारी का एक लफ्ज जुबान पर नहीं लाती। शुक्रगुजारी किस बात की? मैंने तलखी से जवाब दिया, बाप का फर्ज होता है बच्चों की खुशियां पूरी करना। अगर नहीं कर सकते थे तो पैदा क्यों किया? अम्मा ने तड़प कर मुझे देखा। शायद मेरा लहजा इनके दिल में नश्तर की तरह चुभा था। लेकिन मैं इस वक्त अना के इस मकाम पर थी जहां मुझे सिर्फ अपनी जात नजर आ रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो 5,000 रुपये जमा करने वाला मेरा बूढ़ा बाप क्या करने वाला है। कॉलेज की कैंटीन में बैठी मैं अपनी सहेलियों के दरमियान खुद को किसी शहजादी से कम नहीं समझ रही थी। हालांकि ये महज एक वहम था। मेरी सहेलियां वो थी जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी और जिनके बाप बिजनेसमैन थे। मैंने इनके सामने हमेशा अपना फर्जी म्यार बनाकर रखा था। मैं कभी उन्हें अपने घर नहीं लेकर गई थी और ना ही कभी अब्बा का जिक्र किया था, सवाए इसके कि वो एक सरकारी अफसर है। झूठ बोलना मेरी आदत बन चुका था।
کیونکہ سچ بتانے سے میری انا کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ سوٹ والی بات کے اگلے 2 دن ابا گھر میں بہت کم دکھائی دیے۔ وہ صبح سویرے نکل جاتے اور رات گئے جب لوٹتے تو ان کے کندھے جھکے ہوتے تھے۔ اماں ابا کو دیکھ کر کرتی رہتی، آپ پاگل ہو گئے ہیں، اس عمر میں اتنا بوجھ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ میں نے کچن سے اماں کی سرگوشی سنی، کچھ نہیں ہوتا بیگم، بس کچھ دن کی بات ہے۔ علیزے کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے، اس کی پارٹی ہے، وہ اداس اچھی نہیں لگتی۔ ابا کی آواز میں تھکی ہوئی تھی مگر اس میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ اگلے دن شام کو ابا گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ میں لپک کر وہاں پہنچی۔ ابا، لے آئے آپ میرا سوٹ؟ انہوں نے مسکرا کر بیگ میری طرف بڑھایا۔ میں نے جلدی سے پیکٹ کھولا، لیکن یہ کیا؟ رنگ تو وہی تھا جو میں نے مال میں پسند کیا تھا، مگر ڈیزائن اور کپڑے کی کوالٹی وہ نہیں تھی۔ یہ کسی لوکل مارکیٹ کی نقل لگ رہی تھی۔ یہ کیا ہے ابا؟ یہ وہ سوٹ نہیں ہے جو میں نے مال میں دیکھا تھا۔ میرا پاڑا چڑھ گیا۔ بیٹی، وہ سوٹ وہاں ختم ہو گیا تھا، میں نے بڑی مشکل سے ویسا ہی ڈھونڈا ہے، دیکھو تو کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ ابا نے صفائی دینے کی کوشش کی مگر ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ابا 5,000 جمع نہیں کر پائے تھے۔ انہوں نے دن بھر کلرک کی نوکری کی اور شام کو ایک کنسٹرکشن سائٹ پر اینٹیں اٹھانے کا کام شروع کیا تھا تاکہ کچھ اضافی پیسے کما سکیں، مگر وقت کم تھا اور رقم پوری نہ ہو سکی۔ پارٹی والے دن جب میں نے وہ سوٹ پہنا اور اپنی سہیلیوں کے پاس پہنچی تو صبا نے ایک دم ٹوکا، علیزہ، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے ایمپوریم مال سے برانڈڈ سوٹ لینا ہے، یہ تو کسی لوکل بازار کی کاپی لگ رہا ہے، دیکھو اس کی کڑھائی بھی اکھڑ رہی ہے۔ میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے بات ٹالنے کی کوشش کی، ارے نہیں، وہ اصل میں رش بہت تھا تو میں نے جلدی میں یہی اٹھا لیا، لیکن اندر ہی اندر مجھے ابا پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا ابھی جا کر ان سے لڑوں۔ انہوں نے سب کے سامنے میری عزت خاک میں ملا دی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے وہ سوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور چیخنے لگی، آپ نے میری ناک کٹوا دی ابا، اگر پیسے نہیں تھے تو کہہ دیتے، جھوٹا دلاسا کیوں دیا؟ میری سہیلیوں نے میرا مذاق اڑایا ہے۔ اماں دوڑی ہوئی آئیں، زبان کو لگام دو علیزہ، تمہیں پتہ ہے یہ سوٹ لانے کے لیے تمہارے ابا نے کیا کیا ہے؟ وہ بوڑھا آدمی اپنی ہڈیاں پسوا رہا ہے اور تم… مجھے نہیں جاننا، میں نے بیچ میں بات کاٹی، اگر وہ مجھے ایک اچھا سوٹ نہیں دے سکتے تو وہ کیسے باپ ہیں؟ ابا صحن میں ایک اسٹول پر بیٹھے خاموشی سے میری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا، بس اپنی میلی اینک اتاری اور اسے قمیض کے دامن سے صاف کرنے لگے۔ ان کی خاموشی مجھے اور چڑھا رہی تھی۔ اگلے دن کالج میں میری ایک سہیلی نے کہا کہ اسے اپنے کسی کام سے ایک سرکاری دفتر جانا ہے، علیزہ تم بھی ساتھ چلو نا، تمہارے ابا بھی تو وہیں کہیں افسر ہیں، شاید کام جلدی ہو جائے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا، میں منع نہ کر سکی اور اس کے ساتھ اس کے پاپا کی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر اس دفتر پہنچ گئی جہاں ابا کام کرتے تھے۔ ہم جیسے ہی برآمدے میں داخل ہوئے، سامنے ہی ایک چھوٹی سی میز لگی تھی جس پر پرانی فائلوں کا ڈھیر تھا۔ وہاں ایک شخص گردآلود کپڑوں میں جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ ابا تھے۔ ان کی اینک کا ایک شیشہ ٹوٹا ہوا تھا جس پر انہوں نے ٹیپ لگا رکھی تھی۔ وہ کسی افسر کی طرح نہیں بلکہ ایک معمولی درجے کے کلرک لگ رہے تھے جنہیں ہر آنے جانے والا جھڑک رہا تھا۔ میری سہیلی نے حیرت سے پوچھا، علیزہ وہ دیکھو، وہ آدمی تمہارے گھر والے فون جیسا ہی فون استعمال کر رہا ہے جو تم لائی تھی، کیا یہ تمہارے کوئی جاننے والے ہیں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے ابا کی طرف دیکھا۔ انہوں نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ مسکرائے اور پکارنے ہی والے تھے، علیزہ بیٹی تم یہاں۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، میں نے نظریں پھیر لی اور تیزی سے قدم بڑھا دیے۔ نہیں، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، شاید کوئی غریب ملازم ہوگا، چلو یہاں سے، بہت بو آ رہی ہے اس جگہ سے۔ میں وہاں سے بھاگ نکلی، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ میرے ان الفاظ نے اس باپ کے دل پر کیا زخم لگایا ہوگا جو اپنی بیٹی کی ایک مسکراہٹ کے لیے دن رات ایک کر رہا تھا۔ دفتر سے بھاگنے کے بعد میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سہیلی کے سامنے تو میں نے اپنی عزت بچا لی تھی، لیکن اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ گھر پہنچی تو ابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔
मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई, मगर अब्बा की वो मुस्कुराहट जो मेरे इनकार पर एकदम बुझ गई थी, मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रही थी। शाम को जब अब्बा घर आए तो उनके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं था जिसकी मैं तवक्को कर रही थी, बल्कि एक गहरी खामोशी और उदासी थी। रात के खाने पर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, अलीजा बेटी, अगर तुम्हें वहां बुरा लगा तो माजरत। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी सहेलियां भी साथ होंगी। उनकी इस आजिज़ी ने मुझे शर्मिंदा करने के बजाय मजीद इश्तिहाल दिला दिया। अब्बा, आपको पता है मेरी क्या पोजीशन है कॉलेज में? अगर उन्हें पता चल जाता कि आप एक मामूली क्लर्क हैं तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहती। प्लीज आइंदा मेरे सामने मत आइएगा जब मैं बाहर हूँ। अम्मा ने पास खड़े ये सब सुना तो उनका सबर जवाब दे गया, बस कर दो अलीजा, तुम अंधी हो चुकी हो। तुम्हें नजर नहीं आता कि ये शख्स तुम्हारी खातर घुल रहा है? तुम्हें वो न्याज जोड़ा चाहिए था ना? तुम्हें पता है वो 5,000 कहाँ से आए? ये रोजाना दफ्तर के बाद एक ऐसी जगह जाते हैं जहां तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं कि कोई सफेद पोश जा सकता है। अम्मा, बस करें वही पुरानी बातें। मैंने कानों पर हाथ रख लिए और अपने कमरे में चली गई। अगले 2-3 दिन मैंने अब्बा से बात नहीं की। एक दोपहर मेरी वही सहेली सबा अपनी नई गाड़ी में मुझे पिक करने आई। अलीजा, चलो आज जरा शहर के उस पार चलते हैं, वहां एक नई कैफे खुली है। हम बातों में मगन गाड़ी में जा रहे थे। एक जेर तमीर इमारत के पास ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ी एक ऐसी जगह रुकी जहां ईंटों के ढेर लगे हुए थे। तपती दोपहर थी, सूरज सवा नेज़े पर था और गर्म हवा के थपेड़े चल रहे थे। मेरी नजरें अचानक एक मजदूर पर पड़ी जो कमर झुकाए सर पर ईंटों का जाला रखे तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा था। उसके कपड़े पर सीने से शराबूर थे और गर्दो गुबार ने इसका चेहरा पहचानना मुश्किल कर दिया था। वो मजदूर लड़खड़ाया, उसकी टांगें कांप रही थी। जैसे ही इसने सर से बोझ उतारने के लिए नीचे झुका, उसकी ऐनक जमीन पर गिरी। उसने झुककर ऐनक उठाई और उसे अपनी मैली कमीज के दामन से साफ करने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे अब्बा करते थे। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। ये तो अब्बा है। हाँ, वो मेरे अब्बा ही थे, एक सफेद पोश क्लर्क जो इस उम्र में महज इसलिए इंटेंड हो रहे थे कि इसकी बेटी को किसी माल से महंगा जोड़ा खरीद कर दे सके। उनका सांस फूला हुआ था, चेहरा धूप से झलस कर काला पड़ चुका था और वो बार बार अपने सर को पकड़ रहे थे जैसे उन्हें चक्कर आ रहे हो। सबा ने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ रीजा, कहाँ देख रही हो? मैंने जल्दी से रुख मोड़ लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो एहसास निदामत के नहीं बल्कि एक खौफनाक एहसास के थे। अगर सबा ने देख लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस बहुत तेज धूप है। मैं घर आई तो मेरा जहन मौफ था। मैंने देखा कि अब्बा के कमरे में इनकी पुरानी कमीज लटक रही थी जिस पर सीमट के दाग थे। मुझे अब समझ आ रहा था कि उनके हाथों पर छाले क्यों पड़ते हैं, वो रात को देर क्यों आते हैं और उनकी भूख क्यों खत्म हो गई है। लेकिन मेरी अना अभी भी मुझे ये तस्लीम करने नहीं दे रही थी कि मैं गलत हूँ। मैंने सोचा अगर वो मुझे बता देते तो मैं शायद रुक जाती। उन्होंने छुपाया क्यों? ये दरअसल मेरा अपने ज़मीर को दिया जाने वाला एक झूठा दिलासा था। कुछ दिन गुजर गए। अब्बा की तबीयत रोज़ बरोज़ बिगड़ रही थी, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक दिन अब्बा मामूल से पहले घर आ गए, बल्कि उन्हें दो लोग सहारा देकर घर ला रहे थे। खैर, क्या हुआ? खैर तो है। अम्मा चीखती हुई बाहर निकली। बहन जी, बाबूजी काम के दौरान बेहोश हो गए थे। ईंटों का बोझ उठाते हुए इन्हें चक्कर आ गया और वो सारी ईंटें उनके ऊपर और पांव पर गिर गईं। लाने वाले शख्स ने बताया, अब्बा का पांव बुरी तरह जख्मी था और उनके सर पर भी चोट आई थी। वो नीम बेहोशी की हालत में कराह रहे थे। उनके फटे हुए जूतों से खून रस रहा था, वो जूते जो उन्होंने पिछले 3 साल से नहीं बदले थे क्योंकि उन्हें मेरे लिए नया ब्रांडेड मोबाइल खरीदना था। अम्मा ज़ारो कतार रोने लगी। देख लिया अलीजा, देख लिया अपना शौक, इस शख्स ने अपनी हड्डियां तुड़वा ली तुम्हारी नुमाइश की खातिर। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे। वो बाप जो थक कर भी मुस्कुराता था, आज एक बेजान लकड़ी की तरह चरपाई पर पड़ा था। मुझे वो मंजर याद आया जब मैंने दफ्तर में उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। क्या मैं वाकई
इतनी संगदिल हो चुकी थी। घर के इस छोटे से कमरे में हबस और उदासी का राज था। अब्बा चारपाई पर लेटे थे। उनके पांव पर बंधी पट्टी से खून के धब्बे नजर आ रहे थे। वो नीम बेहोशी में भी बड़बड़ा रहे थे। अलीजा बेटी, वो जोड़ा सूट ठीक है ना? उनके ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। अम्मा ने मुझे बाजू से पकड़कर अब्बा की चरपाई के करीब झटका दिया। अब देखो इसे, जिस बाप को तुमने सहेलियों के सामने पहचानने से इनकार कर दिया था, उसका हर जख्म तुम्हारी फरमाइशों का निशान है। ये जो सर पर चोट लगी है ना, ये इन ईंटों की है जो इसने तुम्हारे इस आला म्यार को बरकरार रखने के लिए उठाई थी। बोलो, अब क्यों चुप हो? मैं कुछ ना बोल सकी। मेरे अंदर का वो गरूर, वो अना जो शीशे की दीवार की तरह मजबूत लगती थी, अब चिकनाचूर हो चुकी थी। मैंने अपनी अलमारी की तरफ देखा, जहां वो लोकल डिजाइनर सूट लटका हुआ था, जिस पर मैंने अब्बा को जलील किया था। आज वो जोड़ा मुझे किसी कफन की तरह महसूस हो रहा था। कई दिन गुजर गए। अब्बा की हालत संभल नहीं रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि अंदरूनी चोट और हद से ज्यादा थकन ने उनके जिस्म को निढाल कर दिया है। कॉलेज जाना तो दूर, अब मुझे आईना देखने से भी डर लगता था। आईने में मुझे एक ऐसी लड़की नजर आती थी जिसने अपनी झूठी शान के लिए अपने बाप की हड्डियां दांव पर लगा दी थी। एक रात जब अम्मा थक कर किचन में सो गई थी, मैं अब्बा के पास जाकर बैठ गई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और अब्बा की आंखें खुली थी। वो छत को तक रहे थे। मैंने धीरे से इनका हाथ थामा। उनकी हथेलियां इस कदर खुरदरी हो चुकी थी जैसे रेगमाल हों। वो नरम हाथ जिनसे वो कभी बचपन में मेरी उंगलियां थाम कर मुझे चलना सिखाते थे, अब मजदूरी की सख्त मुशक्कत से फट चुके थे। अब्बा, मेरी आवाज भर आ गई। उन्होंने गर्दन मोड़ी और मुझे देखकर नहीफ सी मुस्कुराहट उनके लबों पर आई। एलिजा बेटी, तुम सोई नहीं? तुम्हें कुछ चाहिए? मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं दराज में। नहीं अब्बा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं इनके सीने पर सर रखकर फट पड़ी। मुझे माफ कर दे अब्बा, मैं बहुत अंधी हो गई थी। मैंने आपके पसीने की कदर नहीं की। मैंने आपके प्यार को अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो मैंने आपको सबके सामने अपना बाप मानने से इनकार कर दिया, जबकि आपने मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अब्बा ने लरजते हुए हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा। पागल बेटी, बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होता। मैं तो बस ये चाहता था कि मेरी बेटी किसी के सामने कमतरी महसूस ना करे। मैं तो क्लर्क था, पर मैं तुम्हें मलका बनाकर रखना चाहता था। उनकी इस बात ने मेरा कलेजा चाक कर दिया। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि अब मुझे वो झूठी दुनिया नहीं चाहिए। अगले दिन मैंने अपना वो नया मोबाइल और तमाम महंगे कपड़े निकाले और उन्हें बेचने का फैसला किया। उन पैसों से मैंने अब्बा की अद्वियात ली और घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा। जब मैं कॉलेज गई तो मैंने सबा और दूसरी सहेलियों को अपने पास बुलाया। तुम लोग पूछती थी ना कि मेरे अब्बा क्या करते हैं? मेरी आवाज़ में अब कोई लर्जिश नहीं थी। वो सामने वाले दफ्तर में एक क्लर्क हैं और वो शाम को मजदूरी भी करते हैं। और मुझे फख्र है कि मैं इस अजीम इंसान की बेटी हूँ जो मेरे लिए पत्थरों से भी रिस्क निकाल लेता है। सबा और बाकी लड़कियां खामोश रह गईं। शायद उन्हें मेरी सच्चाई की तवक्को नहीं थी। कुछ ने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की, मगर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने उनसे दोस्ती खत्म कर दी क्योंकि अब मेरे पास एक सच्ची दोस्ती थी, अपने अब्बा की। कुछ हफ्तों के बाद अब्बा चलने फिरने के काबिल हो गए। अब मैं उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखती हूँ। मैंने कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि उन पर बोझ कम हो सके। अब जब वो शाम को पुरानी साइकिल पर घर आते हैं तो मैं भागकर उनके लिए पानी लेकर जाती हूँ और उनके पसीने से खुशबू आती है। वो खुशबू जो सिर्फ हलाल रिस्क और सच्ची मोहब्बत में होती है। हमारी फैमिली अब भी वही मिडिल क्लास है, लेकिन अब हमारे घर में कांच की दीवारें नहीं हैं जो टूट जाए, बल्कि एहसास की वो मजबूत बुनियाद है जो किसी भी तूफान का मुकाबला कर सकती है।
میں نے سیکھ لیا ہے کہ برانڈڈ کپڑوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان اپنے باپ کی عزت اور اس کی محنت کی قدر کرنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔